हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टैलेंट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन विषय देखेंगे और ये है आपका क्लास नंबर 39। तो दोस्तों, आज हम आपका देखेंगे अध्याय नंबर 15 जिसका नाम है भारतीय वित्त व्यवस्था, कर व उसके प्रकार। तो दोस्तों, इसमें हम लोग देख चुके हैं प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर के गुण और दोष। आज हम देखेंगे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर में अंतर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला है प्रत्यक्ष कर का भार दूसरों पर टाला नहीं जा सकता है। यह उसी व्यक्ति द्वारा अदा किया जाता है जिस पर यह लगाया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने प्रत्यक्ष कर के बारे में पढ़ा था कि जो प्रत्यक्ष कर होता है वो व्यक्तिगत कर होता है, वो किसी पर भी टाला नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जबकि अप्रत्यक्ष कर का भार दूसरों पर टालना संभव है, उत्पादक अपना कर भार उपभोक्ता पर स्थानांतरित कर देता है। यह आपका पहला अंतर है। चलिए अब देखते हैं दूसरा अंतर। यहाँ पर देखिए दूसरा अंतर है प्रत्यक्ष करों से प्राप्त होने वाली आय निश्चित होती है, जबकि अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त होने वाली आय वो अनिश्चित होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो प्रत्यक्ष कर होता है वो निश्चित होता है कि कितना पे करना है, लेकिन जो अप्रत्यक्ष कर होता है वो निश्चित नहीं होता है, वो अनिश्चित होता है। क्लियर दोस्तों? अप्रत्यक्ष कर में क्या होता है, जो भी हम गुड्स खरीदते हैं, जो भी हम सामान डेली यूज में यूज करते हैं, उस पर कर लगा होता है। तो एक तरह से वो निश्चित नहीं होता, वो कम और ज़्यादा होता रहता है। क्लियर? यहाँ पर देखिए नंबर 3 पर है, यह कर प्रत्यक्ष कर यानी कि प्रत्यक्ष कर करदाता की सामर्थ्य के अनुसार लगाया जाता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर करदाता की सामर्थ्य के अनुसार नहीं लगाया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए प्रत्यक्ष कर में हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था कि जो प्रत्यक्ष कर होता है वो करदाता की सुविधा के अनुसार ही लगाया जाता है, जिसमें हम देखेंगे आय कर आता है, संपत्ति कर आता है और निगम कर आता है। जबकि जो अप्रत्यक्ष कर होता है वो सामर्थ्य के अनुसार नहीं लगाया जाता है, वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान होता है। यहाँ पर देखिए नंबर 4 पर है, प्रत्यक्ष कर करदाता से सीधे वसूला जाता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर उत्पादक से वसूला जाता है। क्लियर? तो जो करदाता होता है वो प्रत्यक्ष कर सीधे देता है, जबकि जो अप्रत्यक्ष कर होता है वो उत्पादक के द्वारा दिया जाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे नंबर 5 पर है, प्रत्यक्ष करों की चोरी संभव है, जबकि अप्रत्यक्ष करों की चोरी कठिन है। तो दोस्तों, अप्रत्यक्ष कर जो होता है वो आपके जो भी वस्तुएं होती हैं उसके साथ ही मूल्य बढ़ा कर लिया जाता है, तो एक तरह से उसका चोरी होना संभव नहीं है। लेकिन अगर हम वही बात करें प्रत्यक्ष कर की, तो प्रत्यक्ष कर में कहीं ना कहीं लोग जो भी आय होता है उसको घटा करके बताते हैं, जिसकी वजह से वो कर की चोरी कर लेते हैं। क्लियर? यहाँ पर हम देखेंगे नंबर 6 पर है, प्रत्यक्ष कर सुविधाजनक नहीं होता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर सुविधाजनक होता है। तो अप्रत्यक्ष कर किस तरह से सुविधाजनक होता है कि जो भी चीज कर लगता है वो चीज़ों पर हम दाम बढ़ाकर चीज़ें बताई जाती हैं, जिसकी वजह से हम उसका तुरंत ही उस कर को पे करते चलते हैं। तो एक तरह से यहाँ पर वो चीज़ें सुविधाजनक हो जाती हैं कि जो भी चीज़ें हमने खरीदी उस पर हमने कर पे कर दिया। लेकिन अगर वहीं प्रत्यक्ष कर की बात करें तो प्रत्यक्ष कर में एक साथ सारा कर देना पड़ता है और साथ ही यहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर ही सारा कर रहता है। तो एक तरह से यहाँ पर ये असुविधा हो जाती है, ये सुविधाजनक नहीं होता है। क्लियर? यहाँ पर हम देखें नंबर 7 पर है, प्रत्यक्ष कर मितव्ययी होता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर मितव्ययी नहीं होता है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए प्रत्यक्ष कर मितव्ययी किस तरह से है कि आप जितना आपको ज़रूरत है उतना ही आप दोगे, लेकिन अप्रत्यक्ष कर में आपको हर हाल में जितना कर लगाया गया उतना आपको देना होगा। तो एक तरह से यहाँ पर ये मितव्ययिता नहीं रहती है। यहाँ पर देखिए नंबर 8 पर है, प्रत्यक्ष करों की अदायगी से नागरिक चेतना उत्पन्न होती है, क्योंकि करदाता को दिए गए कर की जानकारी होती है। तो दोस्तों, प्रत्यक्ष कर में क्या होता है कि जो भी करदाता होता है वो पर्टिकुलर एक पर्सन है, तो उसे जब वो कर पे करता है तो उसे ये चिंता रहती है कि हम जो कर पे कर रहे हैं उसका सरकार किस तरह से सार्वजनिक हित में प्रयोग कर रही है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें अप्रत्यक्ष कर की, तो अप्रत्यक्ष करों के भुगतान से कोई नागरिक चेतना उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि करदाता प्रायः इन करों से अनभिज्ञ रहता है। तो दोस्तों, अनभिज्ञ किस तरह से कि जो भी चीज़ें, जो भी गुड्स हम अपने डेली यूज में खरीद रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो उस पर मूल्य बढ़ा करके कर भी उसके साथ लगा होता है। तो इसलिए हमें ये नहीं पता चलता कि इसमें कर कितना लगा है और इसका एक्चुअल मूल्य कितना है। तो इसलिए जो करदाता होता है वो अनभिज्ञ होता है इन सब चीज़ों से, तो इसलिए वो ध्यान भी नहीं देता है कि उसमें नागरिक चेतना भी इसीलिए नहीं पाई जाती है। क्लियर?
अब दोस्तों इस चैप्टर से संबंधित है आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो दोस्तों इसके बाद आपका चैप्टर 16 आ जाएगा। 16 से लेकर के 19 तक के इसमें आपके चैप्टर दिए हुए हैं इस सिलेबस में आपके। तो आपका बस 4 चैप्टर और इस सिलेबस में बचेगा, उसके बाद आपका ये सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। जिस तरह से आपका हिंदी सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही आपको चैनल के प्लेलिस्ट में भी लिंक अवेलेबल है, और टारगेट टीचर जॉब टेलीग्राम चैनल पर भी सारे वीडियोज की लिंक अवेलेबल है, और उसकी पीडीएफ भी आपको दी जा चुकी है। तो आप अपनी स्टडी बस करिए, मेहनत तो मेरा काम है कि मैं अपना आपके लिए सारे कंटेंट इकट्ठा करके और आपके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराना। तो बस आप अपनी मेहनत जारी रखिए दोस्तों, मेहनत करके पढ़ाई करिए, अच्छे से अच्छे मार्क्स लाइए। तो चलिए देख लेते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। केंद्रीय सरकार कर लगाती है, कौन सा कर लगाती है दोस्तों? यहाँ पर हमें देखना है केंद्रीय सरकार आय कर लगाती है, निगम कर लगाती है और संपत्ति कर लगाती है। क्लियर? अब हम देखते हैं अप्रत्यक्ष कर है, कौन सा कर है अप्रत्यक्ष कर? व्यापार कर, बिक्री कर और मनोरंजन कर, ये अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे प्रत्यक्ष कर है, कौन सा कर? संपत्ति का कर, आय का कर और निगम कर। दोस्तों इसके पहले हम लोगों ने यहीं पर अब देखा आय कर, निगम कर और संपत्ति कर, ये केंद्रीय कर होता है, और इसी तरह से ये प्रत्यक्ष कर भी होता है। क्लियर? अब हम देखते हैं आय कर है एक, क्या है? एक प्रगतिशील कर है। क्लियर? आय कर क्या है? एक प्रगतिशील कर है। आय कर से जो भी सरकार को बेनिफिट होता है उससे वो हमारे देश का विकास करती है। हमारे देश में जो भी विकास कार्य चल रहे हैं वो उन्हीं की बदौलत चल रहे हैं कि जहाँ पर टैक्स के माध्यम से जो भी राजस्व इकट्ठा होता है सरकार के खजाने में, वो उससे सार्वजनिक हित के कार्यों में लगाती है। अब हम यहाँ पर देखेंगे सेवा कर है, ये आपका अप्रत्यक्ष कर है। जो सेवा कर होता है वो कैसा कर होता है? वो अप्रत्यक्ष कर होता है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये सारे टॉपिक आपको समझ में आए होंगे बढ़िया से, और इस पे महत्वपूर्ण प्रश्न भी हम लोगों ने देख लिए जो 1 लाइन के होते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर आपका है केंद्रीय सरकार की आय के स्रोत तथा व्यय की मदें। तो दोस्तों यहाँ पर भी यहाँ पर हमें क्या देखना है कि केंद्रीय सरकार की आय के स्रोत क्या हैं और केंद्रीय सरकार की व्यय की मदें कौन कौन सी हैं। तो ये चैप्टर आपका बहुत बड़ा नहीं है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका 17, 18, 19 ये 3 चैप्टर बचेंगे, जिसमें आपका 17 है उत्तर प्रदेश सरकार की आय के स्रोत तथा व्यय की मदें, और 18 है पंचवर्षीय योजनाएं, और 19 है भारतीय आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था। तो ये बस आपके 3-4 चैप्टर और बचे हैं, इसके बाद आपका ये सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप पहले की वीडियोज नहीं देखे हैं, पहले के चैप्टर आपने नहीं देखा है, तो आपके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आज के लिए बस इतना ही। अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए, और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।